मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। भूल जाने से बेहतर है इस तरह मेरी याद तो बनाई जा रही है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी हंसती फोटो नोट पर दिखाई दे रही है। गलत कामों में ही सही, पर कहीं चलाई तो जा रही है। मैं खुश हूँ कि कई चौराहों के बीच मेरी मूर्तियाँ खड़ी की गई है। पत्थर ही, जड़वत ही सही, बीच सड़क पर मेरी पहचान तो बनी रही है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए की प्रार्थनाएं गाई जा रही है। समझ में और पालन में ना ही सही, मेरे व्रतों को पुकार तो दी जा रही है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि आश्रम और स्मारक भवन में कई प्रकार की प्रदर्शनी रखी गई है। देशवासियों के दिल में ना ही सही, कांच की बंद अलमारियों में दर्शन तो दे रही है। 3 ही गोली थी वो जो मेरे देह का नाश कर गई, पर मर रहा हूँ हर रोज भ्रष्टाचार, जात पात, हिंसा जैसी कई गोलियों से। फिर भी मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। भूल जाने से तो बेहतर ही है इस तरह मेरी याद तो बनाई जा रही है। मैं खुश हूँ। कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, कभी सच्चाई पर आधारित होती है तो कभी फिक्शन पर आधारित होती है। ऐसी एक फिल्म हाल ही में हमने देखी थी जिसमें गांधी बापू को गोली तो मारी जाती है लेकिन गांधी बापू मरते नहीं हैं। गांधी बापू ने हमें यह सिखाया है कि अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो उसे दूसरा गाल देना चाहिए। गांधी बापू मरते नहीं हैं और उनके हत्यारे गॉडसे को माफ कर देते हैं, उसे मिलने के लिए जेल तक जाते हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी हाल ही में हमने देखी थी और उस कहानी के बाद गांधी जी और गॉडसे हमेशा हॉट फेवरेट टॉपिक रहे हैं और आज वीआरएम स्टूडियो में भी कुछ इसी मुद्दे पर बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीआरएम टीवी। और वीआरएम टीवी हमेशा अलग अलग टॉपिक, अलग अलग लोग आप तक लेकर आता है और आज मैं एक खास मेहमान को आप तक लेकर आई हूं। मैं जल्द ही उनसे मिलवाऊंगी और बात वहीं से शुरू होती है कि आज वीएनएम स्टूडियो में खुद महात्मा गांधी जी है। वैसे गांधी जी को तो हम जेब में लेकर चलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी वो वाले नहीं, दूसरे वाले, असली वाले महात्मा गांधी आज हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत सारे प्लेस किए हैं। मेरे साथ है स्टूडियो में दीपक अंतानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक अंतानी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, गांधी गॉड से एक युद्ध फिल्म हाल ही में आई थी, 26 जनवरी पर रिलीज हुई थी और बहुत डिपिटिकल ये फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया था। ना सिर्फ इस फिल्म में, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने महात्मा गांधी जी का रोल प्ले किया है। टीवी फिल्म रंगमंच के जाने माने अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कई टीवी चैनल में कंसल्टेंट रह चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड एक प्रतिभा है और आज उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं गांधी जी के बारे में। क्योंकि जब आप एक ही किरदार को बार बार निभाते हैं तो बहुत सारी स्टडी होती है और वो स्टडी के आधार पर गांधी जी और गॉडसे आज जो हॉट फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के भी, उस पर मैं बात करूंगी। सर, सवाल यहीं से शुरू होता है, आपके बारे में तो जरूर मैं बात करूंगी, लेकिन क्या सही में आपको लगता है कि गांधी जी बच जाते तो गॉडसे को माफ कर पाते? 101% बिल्कुल माफ कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे उनका विरोध पापी से नहीं था, पाप से था। उनका विरोध गुनहगार से नहीं था, गुनाह से था। वो उनकी पहले से मान्यता थी, तो इसीलिए वो 100% माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा मानते हैं कि इंसान अलग चीज़ है और इंसान जो करता है वो अलग चीज़ है। सो उनके कर्तृत्व को हम बदल सकते हैं जी, अगर इंसान जिंदा है तो। सो इसीलिए
ये गांधी गोडसे फिल्म में भी वो संवाद की भूमिका है जी। कि एक दूसरे से वो संवाद करते हैं। चलिए, गांधी गोडसे पर तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन दीपक अंतानी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दीपक अंतानी, कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से उन्हें ये लगने लगा कि मैं कहीं ना कहीं गांधी बापू जैसा दिखता हूँ? सर, ये कहाँ से निकल कर आया? सबसे पहला वो क्या था जब गांधी जी का रोल प्ले करने का आपको मौका मिला, या आपको लगा कि गांधी जी का रोल मैं प्ले कर सकता हूँ? 2003-2004 के आसपास सरदार पटेल की जन्म जयंती मनाई जा रही थी और फुल लेंथ प्ले कंपटीशन संगीत नाटक अकादमी ने अनाउंस की थी जी। तो उसमें मुझे सरदार अच्छा लगता है, तो मैंने सरदार के ऊपर मैंने और विजय ठक्कर ने मिलकर एक प्ले लिखा जी। और हम लोगों ने किया। प्रोफेसर सोमेश्वर गोयल उसको डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें गांधी जी के 3-4 सीन्स थे और एक ओल्ड आदमी कलाकार उसको कर रहे थे, पर सबको मज़ा नहीं आ रहा था कि ये नहीं जम रहा है। तब मेरे एक दोस्त है जो साथी कलाकार थे, हिमांशु जोशी, उन्होंने कहा कि दीपक तेरी मूंछें और नाक थोड़ा गांधी जी जैसा लगता है, तो ट्राई करना चाहिए, तुम गांधी जी करो यार, अच्छा करोगे, यू आर वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, तो इससे तो अच्छा ही करोगे। सो चलो ठीक है, लेट अस ट्राई इट। तो उस बार पहली बार सरदार पटेल प्ले में वो जो 3-4 सीन्स हैं उसमें गांधी जी पहली बार किया और लोगों को अच्छा लगा। और फिर तो मुझे लगता है आप पर वो टैग लग गया कि अब आप ही गांधी जी बनेंगे। बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारे रोल्स आपने किए, थिएटर्स पर बहुत सारे प्लेस हुए हैं। सर, गांधी बापू एक बहुत महान व्यक्तित्व, कैसे आत्मसात किया? क्योंकि उनकी तरह चलना, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह सोचना और उनकी तरह रिएक्ट करना एक अपने आप में शायद थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये सब आपने कैसे ढाला अपने आप में? मैं ड्रामा पढ़ा हुआ हूँ। हमारे में आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य ऐसे 4 रूप से कैरेक्टर तैयार होता है। सो आंगिक रूप से तो मैं दिख रहा था उनके जैसा, पर उनके जैसा चलना, उठना, बैठना, जेस्चर, पोस्चर, वो सब मैंने उनके ओरिजिनल वीडियोस और जो एक्टर्स ने उनको परफॉर्म किया वो सबको देख के मैंने थोड़ा उसको ऑब्ज़र्व किया। फिर आता है उनका पहरवेश और वो सब मैंने किया। सो उनका स्पीच मैंने सुना, आकाशवाणी से स्पूल्स लाया, उनका ओरिजिनल साउंड सुना और उनकी वॉइस इमिटेट करने की या उसके नज़दीक रहने की कोशिश की। बाकी उनकी साइक समझने के लिए, जिसको हम सात्विक बोलते हैं जी, उसके लिए मैंने काफ़ी गांधी जी को पढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता गया गांधी जी के रिलेटेड काम और हर बार कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़, तो उसके लिए फिर मुझे पढ़ना पड़ता था उनको समझने के लिए, उनके विचार समझने के लिए। तो मैं काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ा और इस तरह से तो मैंने मतलब ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज गांधी जी को क्रिएट किया। पर ये होता है कि ये कैरेक्टर इस टाइप का है कि लोगों की ऐसी सोच बन जाती है कि ऑफ स्टेज और ऑफ स्क्रीन भी ये आदमी अच्छा होना चाहिए, गांधी जी जैसा ही होना चाहिए, गांधी जी जैसा ही होना चाहिए। सो मुझे जो भी बुरी आदतें थी वो मैंने छोड़ दी। प्योर वेजिटेरियन तो था ही और फॉर्चुनेटली मैं पहले से एक ऑनेस्ट पर्सन की मेरी प्रतिभा अपने आप बनी है, क्योंकि क्या होता था कि मैं कुछ गलत करने जाता भी था तो वो सक्सेस नहीं होता था। गलत तरीके से कोई पैसा भी आया तो वो 24 घंटे मेरे पास रहता नहीं था। तो ऐसा कह सकते हैं कि लोग किरदार ढूंढने जाते हैं, इसमें शायद ऐसा हुआ कि किरदार ने ढूंढा कि मुझे इसके पास से सब करवाना है, ऐसा अभी मुझे लग रहा है जी। और एक और गौरव लेने जैसी बात मैं बता दूं कि दीपक जी वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। सर, आप एमएस यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं, वडोदरा को बहुत करीब से जानते हैं। कितना इन्फ्लुएंस रहा गांधी जी का आपके जीवन पे? आपने कुछ कुछ बातें तो बताई, लेकिन क्या चीजें जो और अपनाई आपने उनके विचार? क्योंकि एक व्यक्तित्व नहीं है, एक पूरी विचारधारा है, तो विचारधारा को अपनाने में क्या बदलना पड़ा? वो अपने आप एक इन्फ्लुएंस जैसा हो जाता है जब आप रिपीटेडली करते हो। और उसके लिए मुझे वेट मेंटेन करने के लिए
फूड पर और टेस्ट पर कंट्रोल मैं सबसे पहले वही पूछने वाली थी कि आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती होगी एग्जैक्टली टू लुक लाइक गांधी बापू। तो जैसे बुरी आदतें छोड़ दी, थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल आ गया, तो ये सब करने से कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से डेवलप हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। भले ही वो मेरी एज एन एक्टर एक पैशन थी कि मुझे ये अच्छी तरह से करना है, एक सिंसियरिटी थी, पर फिर भी मैं कर पाया। तो वो एक अपने आप कॉन्फिडेंस बना कि ये मैं कर सकता हूँ। तो एक उससे एक ऊर्जा या एक प्रतिभा अंदर से बनती है, और फिर जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे आप उससे कन्विंस होते जाते हो कि नहीं ये बात सही है। क्योंकि क्या है कि अगर मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ पर मैं ही उससे कन्विंस नहीं हूँ तो वो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। जी बिल्कुल, ये मेरा एक स्टाइल है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ही कन्विंस नहीं होऊंगा तो मैं उसे कैसे जस्टिस दे पाऊँगा। तो इस तरह से मैंने जो भी विषय आए गांधी जी को लेकर उनको समझने की कोशिश की, जिससे मैं कन्विंस हुआ। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में जैसे थोड़ा गुस्सा कंट्रोल हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। थोड़ा चलने बोलने में एक आदत सी हो जाती है, आप रिपीटेडली करते हो तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रूम से या घर से बाहर निकलो तो आप एनर्जी सेव करने के लिए लाइट पंखे बंद कर दो, या आप पानी से नहा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो कम से कम पानी का वेस्टेज हो उसका ध्यान रखो। ये सब चीज़ें आ जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हम लोगों में दोष देखते थे, पर अभी वो बंद हो गया कि भाई वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। ये एक अप्रोच लुकिंग टू द सोसाइटी, लुकिंग टू द इंडिविजुअल, वो थोड़ा मेरा चेंज हो गया। मुझे लगता है ये रोल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। और गांधी जी 1000 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं अलग अलग जगह पे, टीवी में, फिल्मों में, थिएटर में, और इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि राजकुमार संतोषी जी की जो फिल्म है गांधी गॉड से एक युद्ध, सर वो कैसे मिली? वैसे तो बहुत सारी फिल्में आपने गांधी जी पर ही की है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी क्या थी? मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा मेरा बिलीफ है, बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद, स्पेशली द अल्केमिस्ट करके जो बुक है उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नेचर इज ऑलवेज गाइडिंग यू। जी बिल्कुल, आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको वो आँख कान माइंड खुला रख के उसको समझने की आदत डालनी चाहिए। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस भी लाइफ में ऐसे हुए कि मेरी ये मान्यता एकदम दृढ़ हो गई कि नेचर आपको गाइड करती है ऑलवेज। तो क्या हुआ कि एक बार एक गुजराती न्यूज़पेपर में एक छोटा सा न्यूज़ आया कि राजकुमार संतोषी इज मेकिंग ए फिल्म ऑन गांधी गॉड से, और कुछ एक्टर्स ने के रोल के लिए वो अप्रोच कर रहे हैं ऐसा। तो फिर मुझे ऐसा थॉट आ गया कि अगर नेचर ने मेरे से ये न्यूज़ पढ़वाए हैं, मेरे सामने ये रखा है, तो आई शुड एक्ट ऑन इट, मुझे उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर मैंने संतोषी जी का अप्रोच करने की कोशिश की, और फॉर्चुनेटली मेरे जो भी छोटे मोटे बॉलीवुड कॉन्टेक्ट्स हैं उससे मैं उनके तक पहुंच पाया, मेरा प्रोफाइल उनके तक पहुंचा। और पहली ही मुलाकात में उन्होंने सब देख के रखा था मेरा प्रोफाइल वगैरह, और कहीं और से भी मेरे नाम का सुझाव उनको हुआ था जी। तो पहली मुलाकात में वो डन हो गया। सो इट वाज लाइक ए ड्रीम कम। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हैं, एक अनुभव के साथ काम करते हैं जो पूरे बॉलीवुड को संजो के चले हैं, कैसा रहा सर वो वर्किंग एक्सपीरियंस? मुझे लगता है आपका जो करियर है वो वैसे ही बहुत बड़ा है, लेकिन जब राजकुमार संतोषी जी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो ज़रूर कुछ अलग अनुभव हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे निचोड़ लिया, मतलब जो भी अंदर था सब वो निकाल पाए। यही एक शायद बड़े डायरेक्टर की खूबी होती है। इतना पैशनेट डायरेक्टर है जी। कि वो खुद जब सीन समझाते हैं या कुछ ऐसा इमोशनल सीन होता है तो वो खुद रो देते हैं। अच्छा, इतने वो इनोसेंट बोलो या उनके सब्जेक्ट में उनकी बात में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर उनको देख के हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि ये आदमी खुद रो देता है तो मुझे अभी परफॉर्मेंस में क्या देना पड़ेगा।
सो और उनका क्या है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज, छोटी छोटी चीज़ में भी नहीं जी। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, ये टेक ओके हो जाना चाहिए, पर फिर रीटेक ऐसे 5-7 टेक तो ऐसे ही हो जाते हैं और कभी कभी 15 टेक 20 टेक तक जाता है, ये उनका नॉर्मल स्टाइल है। जी। तो मैं पहले थोड़ा घबरा गया था कि यार टेक ओके नहीं हो रहा है। फिर जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो बोला आप चिंता मत करो, इनका स्टाइल ही ऐसा है। बड़े बड़े स्टार अजय देवगन हो यार कोई भी हो, वो 20 टेक 30 टेक तक करते हैं। अच्छा। तो आप चिंता मत करो, आपका तो बहुत जल्दी ओके हो जाता है। गुड। तो मतलब उन्होंने इस तरह से मुझे निचोड़ लिया जो भी था वो। सो ही इज दैट मास्टर। और वही फिल्म में उभर कर आया है। वहाँ गॉडसे जो थे वो हिंदुओं के विभाजन और दुर्दशा के लिए गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे। उस पर भी मैं जरूर सवाल पूछना चाहूंगी। सर, क्या आपको वाकई में लगता है कि गॉडसे गांधी जी के विरोधी थे, या उनके जो विचार थे वो गॉडसे को पसंद नहीं थे? गांधी जी के विचार कहीं ना कहीं गॉडसे को पसंद नहीं थे, या तो वो समझ नहीं पाया। उस वक्त का सिचुएशन ही ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी कि किसी को भी ऐसा लगे कि गांधी जी गलत है। पर गांधी जी की कोशिश हमेशा ऐसी थी कि पार्टीशन ना हो, भागला ना हो, और मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जी। पर ऐसा हो नहीं पाया। तो जब देश आज़ाद हुआ, लोग उत्सव मना रहे थे दिल्ली में, पर गांधी जी वहाँ नहीं थे, वो कहीं और थे और हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत करने की कोशिश में लगे थे। तो उनको कभी ऐसा नहीं चाहिए था, पर उनकी ये कोशिश को ऐसा अर्थघटन किया गया कि वो मुस्लिम तरफ ही ज़्यादा रहे और हिंदुओं को अन्याय कर रहे हैं। कुछ एक अंश में शायद हुआ भी होगा, पर उसके लिए उनका उद्देश्य गलत नहीं था जी। सर, आजकल गॉडसे को हीरो बनाने की कोशिश बहुत सारी जगह हो रही है। आपने गांधी जी को बहुत नज़दीक से पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, तो आपने गॉडसे को भी ज़रूर थोड़ा बहुत समझा ही होगा। क्या आपको लगता है कि गॉडसे को हीरो बनाने का ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है वो देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसी भी समस्या का उपाय हिंसा नहीं है। ये फिल्म में भी काफ़ी ऐसे डायलॉग है कि आदमी को मार देने से उसके विचार तो मरते नहीं हैं। विचार तो गांधी जी के आज भी चलते हैं, तो उसको मारने का फ़ायदा क्या जी। अगर आदमी जिंदा है तो हो सकता है कि उनके विचार बदलने की आपको एक अपॉर्चुनिटी है, तक है, बदल भी सकते हैं। पर आप मार ही दोगे तो फिर कहाँ से विचार बदलेंगे। ऐसे काफ़ी सारे डायलॉग है। एक जगह पे एक साथी कैदी उनको बोलता है कि अगर आप ऐसा मानते हो कि अन्याय के लिए हिंसा करनी चाहिए, न्याय के लिए हिंसा करनी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स ने तो बहुत अन्याय किया, तो आपने उनको तो एक पत्थर भी नहीं मारा जी। और गांधी जी को गोली मार दी। ऐसे बहुत अच्छे सिचुएशंस और संवाद इस फिल्म में है। और इस फिल्म का उद्देश्य, जैसे आपने कहा, यही है कि लोग सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो भी सच्चा झूठा, आधा सच आधा झूठ, या मरी मसाला डालकर थोड़ा तेज बना के दिखाते हैं, और लोग वो पढ़ के अपना ओपिनियन बना लेते हैं, वो देख के अपनी मान्यता बना लेते हैं। उसका जो ट्रूथ है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये फिल्म का उद्देश्य यही था कि लोग अपना ओपिनियन ऐसा नहीं बनाएं और सच समझने की कोशिश करें जी। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने परोसी जाती हैं, लेकिन उसे सच कैसे बनाया जाए वो आपको खुद तय करना होगा। सोशल मीडिया इतना सशक्त माध्यम हो गया है, हर तरफ हर चीज़ आपको परोस देने की कोशिश कर दी जाती है, लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल खाना है, आपको इंडियन खाना है, या आपके लिए जो हेल्दी है वो खाना है, वो आपको पसंद करना होता है। और बहुत स्मार्ट है आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, तो ये स्मार्टनेस तो आ ही जाती है। सर, फिर से थोड़ा सा दीपक अंतानी जी पे मैं आ जाती हूँ। आपने गांधी जी के तो बहुत सारे सर रोल किए, एज अ एक्टर या एज अ दूसरे करियर में क्या रहा स्ट्रगल आपका? एज एन एक्टर मैंने मेरी एक फेमस बबल गम की एड है जी। वो बहुत चलती है। वो मेरी एड फिल्म है। सीरियल्स में, हिंदी सीरियल्स, क्राइम पेशेंट जैसी, क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल्स में मैंने हिंदी में काम किया। एक दो फिल्म में भी मैंने नेगेटिव किरदार किए। गुजराती फिल्मों में भी मैंने छोटे छोटे
कैरेक्टर रोल्स किए हैं। सो अदर देन गांधी जी भी मैंने छोटा मोटा बहुत काम एज एन एक्टर किया है, और एज ए डायरेक्टर तो मैंने 4 गुजराती फिल्में की है, बहुत सारी एड फिल्म्स की है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की है। सो अदर देन गांधी जी भी मैंने बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, गांधी जी के अलावा भी बहुत बड़ा करियर है दीपक जी का, और इसलिए जब एक कलाकार होता है वो कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता है। तो मैं भी जरूर जानना चाहूंगी सर, क्या करना चाहते हैं आप आगे चलकर? ऐसे तो किसी भी कलाकार की एक ऐसी ड्रीम होता है कि वो बॉलीवुड में या अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करे जी। तो मैंने राजकुमार संतोषी के साथ काम कर लिया, श्याम बेनेगल के साथ काम कर लिया, रोहिणी हट्टंगड़ी के साथ एज ए कस्तूरबा वो मेरे साथ थी एक वेब सीरीज़ में। तो ऐसे तो जो हो सकता है सब मुझे गांधी जी ने दिला दिया, पर कुछ कंट्रीब्यूट मैं मेरी ओर से करना चाहता था, तो इसलिए मैंने एक प्ले लिखा M.K. गांधी हाजिर हो, जिसमें गांधी जी के प्रति जो भी वाद विवाद है, कंट्रोवर्सीज है, उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है वो प्ले, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये प्ले अभी चालू है, उसके ऊपर से भी फिल्म इन फ्यूचर करने की कोशिश है। 1-2 अच्छे गुजराती फिल्मों के सब्जेक्ट है जी। वो लेकर भी मैं आ रहा हूँ। सरदार पटेल के ऊपर एक वेब सीरीज होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, वो भी मेरे प्रयास चालू है जी। थिएटर से जुड़े हुए हैं दीपक जी, और थिएटर अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुम होता जा रहा है। वैसे वडोदरा शहर में तो थिएटर को आज भी काफ़ी स्कोप है, लेकिन फिल्में बढ़ती जा रही हैं, वेब सीरीज बढ़ती जा रही है, हर जगह आर्टिस्ट को एक्सपोजर मिल रहा है, और थिएटर शायद कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है। रंगमंच, अब हम नाटक देखने नहीं जाते हैं, अब हम फिल्में देखने जाते हैं, घर में बैठकर IPL देखते हैं, लेकिन अगर कहीं नाटक लगता है तो हमें शायद अब उतना इंटरेस्ट नहीं आता है जितने नाटक के हाउसफुल शोज हमने पास्ट में देखे हैं। सर, थिएटर के बारे में आपका क्या सोचना है? रंगमंच को आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं, क्योंकि रंगमंच कहीं पीछे छूटता जा रहा है? ऐसा है कि स्ट्रगलिंग पीरियड है, क्योंकि दर्शकों को ट्रेन आदत डालनी पड़ती है, और अभी खास करके गुजराती रंगमंच में ऐसा हुआ है कि टिकट शोज कम हो गए हैं, और ग्रुप बुकिंग का ट्रेंड बहुत सालों से चालू है जी। तो इसलिए क्या हो गया है कि ग्रुप बुकिंग बहुत बड़ा मार्केट है, सो उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए सोशल कॉमेडी सब्जेक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, जिसको हम मीडियोकर बोल सकते हैं, उस टाइप का बहुत कुछ हो रहा है। अच्छे सब्जेक्ट्स या बड़े पैमाने पे थोड़ा कम काम हो रहा है, पर अभी मनोज शाह या PS चारी प्रकार के दिग्दर्शक ऐसा है कि जो इस प्रकार के सब्जेक्ट, मरीज हो या इस टाइप के सब्जेक्ट, या फोक म्यूज़िक या फोक सब्जेक्ट्स को लेकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और सरकार की ऐसी स्कीम्स भी हैं कि उनको स्टेज मिल रहा है, तो ऑडियंस को थोड़ा कल्टीवेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। पर जब तक दर्शक को ऐसा है कि मुझे बाहर जाके 3D में कुछ देखना है, लाइव कुछ देखना है, ये इंटरेस्ट रहेगा, तब तक थिएटर जिंदा रहेगा। थिएटर जिंदा रहेगा। जिस तरह से गुजराती फिल्मों ने ट्रैक बदला है, क्या थिएटर भी ऐसा कोई ट्रैक बदल सकता है? ये सवाल भी मेरे मन में आ सकता है। इससे गुजराती फिल्मों ने अपना इरा कंप्लीटली चेंज कर दिया है, अब माहौल चेंज हो गया है, अब नए कलाकार आ गए हैं, नए ट्रेंड के साथ फिल्में बन रही है। क्या थिएटर भी कोई अलग ट्रैक पर जा सकता है? बिल्कुल जाएगा, और अभी धीरे धीरे जा रहा है, पर वो बड़े पैमाने पे होना चाहिए, और अभी होगा। आई एम होपफुल। जी, सर ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया है, और थिएटर के बारे में बात हुई है, गांधी जी के बारे में बात हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? वडोदरा के दर्शक आपको देख रहे हैं, देश दुनिया के दर्शक VNM TV के जरिए देख रहे हैं, थिएटर को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड फिल्मों को लेकर, एक एंड नोट पर क्या कहना चाहेंगे? एंड नोट पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी मातृभाषा, मातृभूमि और माँ को हम प्रेम करते हैं, पर उतना काफ़ी नहीं है। अगर हम हमारी मातृभाषा का
एंटरटेनमेंट, चाहे वो म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, वो देखेंगे नहीं तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। मार्केट नहीं मिलेगा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। सो कंपेयर टू मराठी या बंगाली या साउथ में लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं और इसलिए वहाँ पर मातृभाषा का बहुत कुछ बनता है, चलता है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ होने की ज़रूरत है और वो दर्शकों के सहकार के बिना नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा ही वीएनएम के मंच से अपील करती हूँ कि गुजराती होવાનું गौरव तो આપણે બધાને હોવું જ જોઈએ। भले ही हम 25 सालों से हिंदी में न्यूज चैनल चलाते हैं, लेकिन गुजराती को जब भी मौका मिलता है, गुजराती आर्टिस्ट हो, गुजराती भाषा की कोई फिल्म हो, नाटक हो, वीएनएम के मंच से वो आप तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि गुजराती होने का गौरव हम सबको है, दीपक जी को है, मुझे है और पूरे वडोदरा को, पूरे गुजरात को है। हम सबको मिलकर ही हमारी गुजराती भाषा की जो भी फिल्में हैं, नाटक है, जो भी सीरियल्स बन रही हैं, उन सबको आगे ले ही जाना होगा। तभी गुजरात को दिल्ली में बैठकर जो लोग चला रहे हैं वो भी गर्व से कहेंगे कि गुजराती मातृभाषा भी उतनी ही प्रचलित है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत मजा आया। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आपको तो वैसे हमेशा ही जुड़े रहना है, क्योंकि वीएनएम पर मैं हमेशा कहती हूँ हम वही बातें चर्चा करते हैं जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वही बातें हैं जो सिर्फ आप जानेंगे तो नहीं काम चलेगा, देश दुनिया तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।